तो ये मेंस की तैयारी है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, थोड़े मॉक सॉल्व्ड आंसर्स देखेंगे। जैसे पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, तो ये टेस्ट नंबर 1 है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, एनालाइज द रीजंस बिहाइंड द एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर कैसे हो सकता है। देखो अप्रोच में वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग सम फैक्ट्स रिगार्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ एंड डिटेल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेन चीज़ है फैक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हो। देन एन्यूमरेट द फैक्टर्स बिहाइंड एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एड्रेस करो क्वेश्चन को। पहले तो ये फैक्ट्स बताना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव लेंथ है कि तो कितना है, और फिर फैक्टर्स बिहाइंड द एक्सटेंसिव लेंथ एंड दैट कंक्लूड। तो देखो फैक्ट्स पहले लिखते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन of any sovereign nation adopted in 1950. The original document comprised of 395 articles, 22 parts and 8 schedules. अब देखो ये तुमने फैक्ट्स बता दिए कि कितना लंबा है। Despite the repeal of various provisions and the enactment of 106 amendments अभी तक हो चुके हैं, it presently encompasses 448 articles, 25 parts in 12 schedules. और current situation क्या है, 106 अमेंडमेंट के बाद 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ द एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ द एंड डिटेल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस में क्या लिख सकते हैं कि द फ्रेमर्स इनकॉर्पोरेटेड डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे काफ़ी कुछ लिया गया था प्रोविजंस into the Constitution of India to maintain its integrity and prevent misinterpretation while keeping systems familiar to the people. तो शायद कहीं ना कहीं ये ऑब्लिगेशन था, they had to create a system which was familiar to the people, and therefore much provisions of the Government of India Act 1935 was taken into the Constitution of India. तो एक ये रीज़न है। Then learning from other constitutions की बात करें, the framers of the Indian Constitution synthesized the best practices from the known constitutions worldwide. For instance, it incorporated emergency provisions from Germany and fundamental rights from the USA, ठीक है। ये कुछ बातें लिख सकते हो। फिर accommodation of diversity, acknowledging India's vastness and diversity, the constitution contains specific sections like part 16 की अगर बात करें, addressing the rights and provisions for the scheduled castes and tribes। तो पार्ट 16 में, अच्छा लंबा इसलिए है क्योंकि हमने इंडिया की वास्टनेस और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना था। यहाँ पे विभिन्न कास्ट्स हैं लाइक SC ST, तो वो वीकर सेक्शंस में आते हैं, तो फिर हमको उनके लिए एक अलग से पार्ट बनाना पड़ा। फॉर एड्रेस पार्ट 16 फॉर एड्रेसिंग द राइट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द SC एंड STs। उसी तरह से पार्ट 17 एंड पार्ट 18 विच केटर टू द इमरजेंसी प्रोविजंस एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। So these sections underscore the commitment to address India's unique socio-cultural challenges, ensuring representation and inclusivity within the constitutional framework, ठीक है। फिर legal and administrative detail की अगर बात करें, so Indian Constitution includes detailed provisions on organization and powers of the government at the federal and the state levels, as well as provisions for the judiciary, administrative machinery which contributes to its length. तो detail में क्यों है, क्योंकि तुम्हें federal और स्टेट दोनों लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेलिंग लिखे गए हैं, साथ ही साथ जुडिशरी के भी कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के भी लिखे गए हैं, इसलिए ये काफ़ी डिटेल्ड है। फेडरल एसिमेट्री क्या है, अनदर रीज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू बीइंग सो लेंथी इज़ द इंक्लूजन ऑफ स्पेशल प्रोविजंस टू डील विथ asymmetric dimensions of the Indian Federation. There are provisions to meet the regional problems and demands in certain states such as Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. I think they are referring to the Article 371. So फेडरल एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ। फेडरली देखा जाए तो सारे फेडरल एलिमेंट्स, दैट इज़ द स्टेट्स, दे आर नॉट एट पार विद ईच अदर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, एंड देयरफॉर there are provisions to meet the regional problems and demands in certain regions and states such as Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. तो ये फेडरल एसिमेट्री को भी एड्रेस करने के लिए काफ़ी लंबा लिखना पड़ा। देन लिविंग डॉक्यूमेंट की बात अगर करें, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़। Amendments and judicial interpretations play a crucial role in adapting the constitution to contemporary challenges while upholding its foundational principles. तो ये लाइन अच्छी है कि समय समय पे अमेंडमेंट्स और जुडिशल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किए गए हैं, और वो इस तरह से किए गए हैं कि so that the contemporary challenges are addressed while the foundational principles are
also respected. इस तरह से इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट्स किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द 73rd and 74th Amendment Act added Part 9th and Part 9A in the Indian Constitution. तो उस समय लगा कि हाँ, the need of the time is to create a third tier of administration at the local level, at the gram और विलेज लेवल एंड द म्यूनिसिपल लेवल. सो तो जब लगा तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया, बट ये भी इंश्योर किया कि ये मतलब फेडरली एक्सेप्टेबल हो सभी राज्यों के लिए. तो फिर हम जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स था फेडरलिज्म, उसको भी मेंटेन किया बाय एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर निकाला 368 के ज़रिए, जिसमें 50% ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ता है अमेंडमेंट. ठीक है, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे टफ वाली जो अमेंडेबिलिटी होती है. तो देखा जाए तो मतलब किया है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को भी एड्रेस वाइल मेंटेनिंग द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ये लास्ट में लिखना है. The dominance of legal luminaries in the Constituent Assembly of India played a significant role in shaping the Indian Constitution into a detailed and comprehensive document. Their understanding of the legal principles, precedents, and the need for a comprehensive legal framework influenced the thoroughness of the Constitution. The Indian Constitution's length and detail stands as a reflection of the diverse needs and aspirations of the Indian populace and remains a cornerstone of the country's democratic governance. तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन लिख सकते हैं. ठीक है, फिर एक और देखते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इंडिपेंडेंस एज वेल एज द इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है कि लोकसभा का स्पीकर अब बिल्कुल निडर होकर काम कर सकता है. तो इसमें अप्रोच क्या है कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. पहले तो डिफाइन करोगे, फैक्ट वगैरह दोगे, आर्टिकल्स, उसके बाद एड्रेस करो क्वेश्चन को, दैट इज़ ऐसे कौन से प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो पहले फैक्ट्स देते हैं. सो आर्टिकल 93 की अगर बात करें, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लोकसभा टू चूज़ 2 members ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. ऑलराइट, एक सेकंड. हाँ, तो आर्टिकल 93 में ये लिखा है, ये बात लिखी है कि एक स्पीकर का गठन सेलेक्ट किया जाएगा और एक डेप्यूटी स्पीकर का सेलेक्ट किया जाएगा, और वो लोकसभा मेंबर्स ही करेंगे. ठीक है. So as a presiding officer, the speaker is the head of the Lok Sabha and his decisions in all the parliamentary matters are final. The speaker performs important functions like maintaining order and decorum in the house. तो एक तो इनका डिसीजन सारा पार्लियामेंट्री मैटर्स में फ़ाइनल होता है, और ये प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केयर टेकर भी होता है, मतलब ऑर्डर एंड डिकोरम इन द हाउस करते हैं, सर्टिफाइंग अ बिल टू बी अमनेबल एटसेट्रा, डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर अंडर द 10th शेड्यूल फॉर डिफेक्शन एटसेट्रा. ये सब कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द स्पीकर हैं. ठीक है. एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज़ वेस्टेड विद ग्रेट प्रेस्टीज, पोजिशन एंड अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी बिकम साइन क्वा नॉन. देखो ये अच्छा है, साइन क्वा नॉन कब इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी से देखते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन क्वा नॉन? व्हाट इज़ सेंटेंस? मीनिंग ऑफ साइन क्वा नॉन is a Latin phrase that means an essential condition or something absolutely necessary. It literally translates without which not. Okay. So discipline is the sine qua non of success in any classical music training. Acha. This means that without discipline, success in classical music training is not possible. It's absolutely essential. ठीक है. In fact, not just classical music, but कहीं भी चाहिए होता है. ठीक है. तो यही यहाँ लिखा है कि as the office of the speaker is vested with great prestige, position and authority, independence and impartiality becomes sine qua non. ठीक है. The following provisions under the Indian Constitution ensure the independence and impartiality of the Speaker office. Stringent removal procedure. As per Article 94, the Speaker of the Lok Sabha can be removed only by a resolution passed by the Lok Sabha by a majority of all the then members of the House and not by an ordinary majority. ठीक है. तो मतलब then members मतलब यही है ना, present and voting वाला concept है. तो the Speaker of the Lok Sabha can be removed only by a resolution passed by the Lok Sabha by a majority of all the then members of the House, that is the effective majority, and not by an ordinary majority. फिर financial independence की बात करें, the Constitution of India under Article 97 की बात करें अगर, provides that the Speaker's salary allowances are fixed by the Parliament by law. इसके लिए पीछे एक statute होता है. They are not subject to annual vote by the Parliament as they are charged on the Consolidated Fund of India. तो ये यहाँ से निकल के इनको मिलता है सैलरी, विच इज़ नॉट वोटेबल इन द डिबेट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स.
इस तरह से इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है। 94 में लिखा है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर ऑफ देयर रिमूवल। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की बात करें, द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ substantive motion under Article 96 of the Constitution of India. So work and conduct cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha. I think that's a part of parliamentary privilege. नहीं, except on a substantive motion under Article 96 of the Constitution. तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं ChatGPT में कि the work and the conduct of the speaker cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha. ये is mentioned in which. So the restriction that the work and conduct of the Speaker of the Lok Sabha cannot be discussed in the Lok Sabha is derived from Article 122 of the Constitution of India. Article 122 quotes not to inquire into the proceedings of Parliament. It states that the validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure. क्या लिखा है भाई? ये 122 अलग है क्या? What is Article 96? Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. अच्छा, right. तो ये लिखा है at any sitting of the House of the People while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker or while any resolution for the removal of Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker shall not, though he is present, preside, and the provisions of Clause 2 of Article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or the case may be is absent. So, इसका explanation है, if a resolution is introduced to remove the Speaker or Deputy Speaker, the person concerned cannot preside over the session. ठीक है? Instead, someone else, as per Article 95 subclause 2, will preside, usually another member or Deputy Speaker if not involved. ठीक है? तो ये यहाँ क्या लिखा है कि the work and conduct of the speaker cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha except on a substantive motion under Article 96 of the Indian Constitution. तो ये तो तब होता है ना जब उसको हटाने वाली बात होती है, आर्टिकल 96 में हटाने वाला मोशन की बात हो रही है ना, सब्सटैंटिव मोशन, केवल उस केस में हम उसके काम को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट. नाउ प्रिवेंट्स जुडिशियल इंटरवेंशंस. The powers of regulating procedure, conducting business or maintaining order in the house of the speaker are not subject to the jurisdiction of any court. Then ये article 122 में है. Then impartial voting. Unlike the other members of the house, the speaker cannot vote in the first instance. She can only exercise a casting vote in the event of a tie. This is so that the speaker acts impartially in the house. तो ये जो इसकी power होती है to cast a casting vote in case of a tie for any bill. In case there is a tie for the passage of a bill, he gives his casting vote. ठीक है. Now in Britain there is a convention that the speaker must resign from his party and remain politically neutral. This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party on his election as the speaker of Lok Sabha. ठीक है. However, throughout our parliamentary history, we have had many distinguished speakers who brought honor to the chair by creatively interpreting the constitutional provisions, rules of procedure, and setting new precedents, conventions, and practices for the effective functioning of the Lok Sabha. So, यहाँ पे ये है कि ब्रिटेन में एक बार किसी का इलेक्शन हो जाता है अगर स्पीकर के पद पे, there is a convention that the speaker must resign from his or her party and remain politically neutral after being elected to the office of the speaker. The speaker must then resign from his or her party and remain politically neutral. This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party. ठीक है, तो ये लास्ट में एक कैवियट दे दिया. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद ये क्या है, what are different forms of power sharing arrangements in India? Why is power sharing considered beneficial in a democracy? Power sharing क्या होता है पहले बताओगे? ठीक है, in the introduction explain the concept of power sharing. Then explain the different forms of power sharing arrangements in India and then highlight the significance of power sharing in a democracy. तो देखते हैं यहाँ, ये देखो कि power sharing is the practice of distributing political power among different groups in a society. For a long time, power of a government resided in one person or group of persons located at one place, but these notions have changed with the emergence of democracy. Forms of power sharing की अगर बात करें, so between different organs of government, जैसे it involves horizontal sharing of power between the legislature, executive, and the judiciary.
इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अगर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो हाँ, यहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच, एंड दिस मेंटेन्स द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन ईच वन ऑफ देम। और अगर हम बात करें बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो power can be shared vertically among government at different levels like central government, provincial or regional government, then local government, and then city or village level government. ठीक है? So for example in India we have central, then state, then municipality and then panchayats. तो इस तरह से हम government के different levels पे हम देख सकते हैं power distributed है, just like हम parliament के level पे देखे थे कि कैसे तीन लोग होते हैं ये। फिर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की अगर बात करें, पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज अब कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कोई बैकवर्ड ग्रुप है, कोई विमेन ग्रुप है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज मेंट टू गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 330 की अगर बात करें, जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा की बात करता है। आर्टिकल 330 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द लोकसभा 330। तो इससे क्या पता चलता है कि पावर्स मिली हुई हैं कास्ट के आधार पे भी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिलीजन के आधार पे भी पावर्स मिली गई हैं। ठीक है? फिर कुछ स्टैट्यूट्स में विमेन को पावर दी गई है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी को भी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पावर दी गई है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फिर बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करो तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ पावर्स मिली रहती हैं। प्रेशर ग्रुप्स, ऑफ कोर्स इट शुड बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी मिलती है। दे हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये तो हो गया, एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। नाउ पावर शेयरिंग इज़ कंसिडर्ड बेनिफिशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो इससे सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता है अगर पावर शेयर होगा। तो imposing the will of the majority community over others may undermine the unity of the nation। ठीक है, नेशन में एक मेजर ओपिनियन होता है किसी भी नेशन में, बट क्या वो ओपिनियन इवन द माइनर ग्रुप्स को इम्पोज किया जाना चाहिए? नहीं। सो imposing the will of the majority community over the others may undermine the unity of the nation, resulting into social conflicts. Social conflicts can lead to violence and political instability. Thus, power sharing is a good way to ensure stability of political order। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दैट प्रिस्क्राइब्स एन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि सोशल कन्फ्लिक्ट हटाने के लिए बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है। बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इक्वल नंबर ऑफ डच एज वेल एज फ्रेंच मिनिस्टर्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है? देन क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग? बिकॉज इट अपहोल्ड्स स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Now, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. जैसे कि इसका प्रमाण हमको मिलता है 73rd 74th अमेंडमेंट से। Then strengthens the accountability. Power sharing से accountability बढ़ती है सरकार की। Sharing power with diverse groups of citizens such as pressure groups, civil societies, NGOs helps ensure accountability of government, not just inside the legislature but also from outside the legislature. For instance, the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan played instrumental role in enactment of RTI Act. So now you can see that कैसे एक civil society group ने influence किया legislation in the form of RTI Act. So actually ये नहीं होता, RTI Act अगर नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें पर्दे के पीछे छिपी रहती, ओपेक रहती। उससे क्या गवर्नमेंट अकाउंटेबल कभी ठहराई जा पाती? नहीं। तो अब RTI एक्ट आ गया तो नाउ वी कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो सच RTI एक्ट्स, मतलब ऐसे जो ये RTI एक्ट ले आ गया था, दैट वाज आल्सो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ दिस नॉन गवर्नमेंटल बॉडी कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो देख सकते हैं कि एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी भी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकता है। सो पावर शेयरिंग इज़ अ वाइटल टूल फॉर प्रमोटिंग स्टेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसीज़। अब देखो यहाँ पे हमको दो बातें नई अच्छी इंटरेस्टिंग पता चली। एक तो ये कि हाउ अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी सच एज मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर MKSS प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द इनैक्टमेंट ऑफ RTI, और इसका लिखा जा सकता है ये पॉइंट कि हाउ अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी कैन मेक अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और दूसरी चीज़ हमें ये बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा जहाँ पे प्रोविज़न है कि द
central government ministers 50-50% French speaking as well as Dutch speaking होने चाहिए, ठीक है, तो टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। तो ये देखने को मिला। और ये 330 तो हमको पता था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/STs इन द लोकसभा, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग हो गया। फिर अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अमेरिकन एंड इंडियन अप्रोचेस टू फंडामेंटल राइट्स। अब ये देखते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें। हाँ, तो अब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ हैं और जो अमेरिका में हैं उनको हमें कंपेयर करना है। तो पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वी हैव टू फर्स्ट राइट अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन द इंट्रोडक्शन, देन राइट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द अप्रोचेस ऑफ इंडिया एंड द USA टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फिर कंक्लूजन। तो द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम अब हमारे यहाँ की बात करें, दे गारंटी सिविल राइट्स टू ऑल द इंडियंस। It prevents the state from encroaching on an individual's liberty while simultaneously placing upon it an obligation to protect the citizen's rights from encroachment by society. It prevents the state from encroaching on an individual's liberty while simultaneously placing upon it an obligation to protect the citizen's rights from encroachment by society. ठीक है, तो मतलब एक सेल्फ रेस्ट्रेंट भी प्रैक्टिस करना है स्टेट को, और ये भी इंश्योर करना है कि कोई अदर सोसाइटल एलिमेंट्स के कारण कोई एनक्रोचमेंट ना हो किसी सिटीजन के राइट का। तो एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर सिमिलैरिटीज़ की बात करें अगर अमेरिका और इंडिया अप्रोचेस टू फंडामेंटल राइट्स में, तो लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये तीन चीज़ देखो। Limited government means both constitution through respective fundamental rights aim to limit the power of the government and protect the citizens from arbitrary state action. तो a constitutional government is a limited government, ये हमें already पता है। And so both constitution through respective fundamental rights central हैं दोनों के constitution में fundamental rights. So they aim to limit the power of government and protect the citizens from arbitrary state action. फ्लेक्सिबल अप्रोच की बात करें, बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिकग्नाइज्ड द नीड टू अडेप्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशंस टू चेंजिंग टाइम्स। फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है थ्रू अमेंडमेंट्स। बोथ कंट्रीज हैव एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू एंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स रिमेन रेलेवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें, द रिकग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ फंडामेंटल राइट इज़ अ शेयर्ड वैल्यू इन बोथ द नेशंस। दिस राइट allows individuals to express their thoughts, opinions and ideas freely. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पर्टिकुलर एक सिमिलर प्रोविज़न है काफ़ी, अगर स्पेसिफिक होकर बताएं तो दोनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा। डिफरेंसेस की बात करें अगर, तो कंटेंट जो है वो अलग है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन द राइट्स इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, द राइट टू बेयर आर्म्स is a fundamental right under the United States Constitution, while in India arms are strictly regulated and there is also no such fundamental right. The right to bear arms is a fundamental right under the United States Constitution. Or difference in focus. The focus of the US has been on negative rights, that is things that government cannot do to people and take away from people. However, the Indian Constitution encompasses both positive and negative spirit. While it limits the government's authority through rights such as freedom of speech, it also includes rights demanding government actions such as the right to education. तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बाय, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव निर्देश भी दिया जा रहा है, अच्छा काम करने के लिए एक ऑर्डर भी दिया जा रहा है, और बुरा काम करने से बचने को भी बोला जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टोन देखने को मिलेगा राइट्स को लेके, जबकि US में जो है केवल नेगेटिव टोन दिखेगा। द फोकस ऑफ द US हैज़ बीन ऑन नेगेटिव राइट्स, दैट इज़ थिंग्स दैट गवर्नमेंट यूजुअली टेंड्स टू टेक अवे फ्रॉम इट्स सिटीजन्स दैट इट शुड नॉट, एंड वही इट शुड नॉट इज़ रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इवॉल्विंग ओपिनियंस की अगर बात करें, द डिफरेंस इन सोसाइटल सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ द कंट्रीज हैज़ लेड टू चेंजेस इन ओपिनियन ऑन सर्टन राइट्स ओवर टाइम। For example, the right to property, which is a fundamental right in the United States, was a fundamental right in India as well. However, later in 1978, it was abolished as a fundamental right to make way for equitable distribution. ठीक है, तो फिर ये लिख सकते हैं कि हालांकि we both of us had started with the same logic as far as the right to property is concerned. हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इनिशियली दोनों में ये एक फंडामेंटल राइट होता था, बट वाइल द US continued with the right to property as being a fundamental right,
बट इंडिया ने इसको लीगल राइट मतलब एक दर्जा डिमोट कर दिया। इन 1978 इट वॉज अबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट टू मेक वे फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वही डेवलपमेंट के लिए ये हो गया था। फिर डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लेके। द US हैज़ incorporated the fundamental rights as the Bill of Rights, but India has incorporated fundamental rights in its constitution under Part 3. तो बिल ऑफ राइट्स को वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से भी सिनोनिमसली डिनोट किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पार्ट 3 के से डिनोट किया जाता है। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द अप्रोच, बोथ द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स एज एसेंशियल पिलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये मुझे कुछ एवरेज आंसर लगा, पता नहीं 15-10 नंबर लायक लगा नहीं मुझे, बट अब कोचिंग का है। ठीक है, देन एक्सप्लेन हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज़ मेंटेन्ड द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आया है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिस जजमेंट से आया था, एंड देन हाउ इट इज़ एबल टू बैलेंस रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कैसे आया, क्या है ये, एंड देन we will write how basic structure doctrine helps to ensure rigidity as well as flexibility. देखो पहले ये बताओ कि एक फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, that laid the foundation of this doctrine. This doctrine has maintained the balance between rigidity and flexibility in the Indian Constitution. कैसे? देखो, rigidity ensure करता है by protection of core principles. The doctrine protects certain core elements of the Constitution like federalism, rule of law, unity and integrity of the nation. ये सारे क्या हैं? ये सब कोर प्रिंसिपल्स हैं, या यूँ कह लो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दीज एलिमेंट्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ इनवायलेबल एंड कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, दस प्रिवेंटिंग द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडियाज़ कोर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दस कैन नॉट बी अमेंडेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कल को जाके मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाएगी। डेमोक्रेसी इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और वो अमेंड नहीं किया जा सकता। Establishing rigidity through judicial review. The Supreme Court acts as the guardian of the basic structure. If a constitutional amendment is found to damage or destroy the basic features of the Constitution, the court declares it unconstitutional and prevents dilution of the fundamentals of the Constitution itself. For example, Supreme Court has struck down the Constitution. अब बता दो कौन कौन से स्ट्रक डाउन किए थे, जैसे कि 99th अमेंडमेंट 2014 में हुआ था। I think that was an attempt to set up the National Judicial Appointments Commission on the grounds that it threatened the judicial independence, which is a basic feature of the Constitution. ठीक, तो जुडिशल रिव्यू की मदद से हमारे यहाँ एक रिजिडिटी मेंटेन रहती है। और रिजिडिटी कैसे मेंटेन रहती है? बाय प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स, ठीक है, सच एज फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, यूनिटी, integrity of the nation, unity of the nation, democracy, etc. Judicial review, ठीक है। Then maintaining institutional stability by protecting the core principles and limiting the arbitrary changes. The basic structure doctrine strengthens the stability and independence of key institutions like the judiciary, the legislature, etc. This further solidifies the rigid nature of the constitution. अब flexibility कैसे ensure करता है? देखो, though constitutional amendments cannot destroy the basic structure, they can still modify certain provisions of the Constitution, as the basic structure provides a certain level of flexibility to the Constitution. For example, 86th Amendment Act आया था, which added right to education as a fundamental right, showcasing the power to expand the scope of guaranteed rights within the basic structure. Basic structure को curtail नहीं किया जा सकता, लेकिन expand कर सकते हैं, और expand किया भी 86th Amendment से by enacting the right to education as a fundamental right. तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल नेचर देखने को मिला, फ्लेक्सिबल नेचर, ठीक है। देन स्कोप फॉर इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस. ओवर टाइम द सुप्रीम कोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड थ्रू डिफरेंट लैंडमार्क जजमेंट्स. दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द डॉक्ट्रिन टू अडैप्ट टू कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड सोसाइटल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, वहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन आया था कि हार्मोनाइजिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब certain fundamental rights cannot be interpreted in an isolated way. They have to be read with directive principles of state policy, ठीक है, in order to create a harmony between the two. तो मिनर्वा मिल्स में ये एक इंटरप्रिटेशन आया था, और ये एक इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन था,
ठीक है. ओवर टाइम द सुप्रीम कोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स, जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस में. हार्मोनाइजिंग द फंडामेंटल राइट्स with directive principles of state policy is also a part of the basic structure. So the key lies in finding the right balance between protecting the core principles and allowing for necessary adaptations. ये conclusion हो गया. ठीक है. फिर question number 15 क्या है? Discuss the critical role of rights in the sustenance and functioning of the Indian democracy. Rights क्यों चाहिए? Role of rights in sustenance and functioning of Indian democracy. तो ये last question कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगले में. तो देखो, राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स और जस्टिफाइड क्लेम्स दैट इंडिविजुअल्स पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन और सिटीजन्स. दे आर ऑफन सीन एज फंडामेंटल एंड नेसेसरी इन द सस्टेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एज राइट्स एंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट्स एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स एंश्योर चेक्स ऑन गवर्नमेंट पावर, एंड राइट्स ensure preservation of human dignity, and rights ensure access to justice, and rights bring about empowerment of citizens. ठीक है. इन सभी पॉइंट्स में एक एक एग्जांपल देखो. राइट्स ensure political participation, जैसे राइट टू वोट एंड ऑल्सो गेट इलेक्टेड. तो ये हमारा राइट है. राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट. ठीक है. तो ये हो गया. देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जैसे कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन परमिट्स एवरी रिलीजियस ग्रुप टू राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. तो ये प्रोटेक्शन हो गया माइनॉरिटीज़ के लिए. फिर ऐसे कोई राइट्स हैं जो कि चेक करता है गवर्नमेंट पावर को, गवर्नमेंट एक्सेसिव पावर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्ट्स एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू सप्रेस डिसेंट एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. ठीक है. फिर राइट्स एंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड चॉइस. तो दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. तो राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी. ठीक है. तो ये भी इंश्योर करता है राइट. देन एक्सेस टू जस्टिस, फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैव बीन अबॉलिश्ड बाय प्रोवाइडिंग राइट्स दैट एनी सच प्रैक्टिस वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, SC/ST एक्ट. ठीक है. ये सब बनाया गया है ताकि जस्टिस आराम से मिल सके इन केस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. फिर एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स इंश्योर करता है राइट्स. For example, right to constitutional remedies empowers individuals to directly approach Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. ठीक है. तो ये इसलिए हमें rights important होते हैं. ठीक है. इसके बाद ये क्या है? How does the preamble to the Indian Constitution reflect the core values and principles of nation? अब ये यहाँ से अगले में देखते हैं. आवाज़ आ रही है? इसको ज़रा हम देख लें. ऑल राइट, आवाज़ तो आ रही है. ठीक है. तो देखो, हमारा पिछला रिकॉर्डिंग पूरा उसमें ऑडियो म्यूट हो गया, पता नहीं कैसे. ठीक है. तो सब वेस्ट हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 14 से फिर से देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी इस बार. हाउ डज़ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन? तो पहले इंट्रोड्यूस करो कि प्रीएम्बल होता क्या है, और फिर ये जस्टिफाई करो पॉइंट कि कैसे कोर वैल्यूज़ ऑफ द नेशन दिखाता है प्रीएम्बल. तो द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफली आउटलाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया. इट लेज आउट द की, ये देखो, पॉलिटिकल, मोरल एंड फिलोसफिकल गाइडलाइंस दैट स्टीयर द नेशन एंड इट्स पॉलिटिको लीगल सिस्टम. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल, मोरल एंड फिलोसफिकल गाइडलाइंस होती हैं प्रीएम्बल में. ठीक है. पॉलिटिकल, मोरल एंड फिलोसफिकल गाइडलाइंस दैट स्टीयर द नेशन एंड इट्स पॉलिटिको लीगल सिस्टम. नाउ द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द कोर वैल्यूज़ ऑफ द नेशन इन द फॉलोइंग वेज. जैसे प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि सॉवरेन क्या होता है. दैट इज़ our country is independent and not controlled by any other foreign external power or other country. The preamble's declaration of sovereignty is crucial for India's foreign policy. Socialist 42nd Amendment 1976 से जोड़ा गया. It explains how to reduce socio-economic inequalities and promote equitable distribution of resources. Then secular की बात करें, the word secular also added through 1976 amendment. इससे हमें गारंटी मिलती है रिलीजन की, फेथ की एंड वर्शिप की, एंड अपहोल्डिंग द आइडियल्स ऑफ टॉलरेंस वगैरह की. तो इससे भी कैसा एक नेशन होना चाहिए जिसमें व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस होनी चाहिए. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, वर्शिप होना चाहिए. फिर डेमोक्रेटिक की बात करें तो इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ. ठीक है. अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफराज एंड पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ये भी देखने को मिलता है. रिपब्लिक की बात करें तो अ गवर्नमेंट चोजन बाय द पीपल, एक इलेक्टेड हेड होता है, ना कि मोनार्कियल सिस्टम होता है. तो ये सब चीज़ें हमें प्रीएम्बल से पता चलती हैं. देन
साथ ही साथ प्रियम्बल ऑल्सो सेट सर्टन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द नेशन टू बी मेट, जैसे कि जस्टिस एट द लेवल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स, स्ट्राइविंग टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी भी प्राप्त करने को प्रियम्बल ने बोला है, लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, which empowers individuals to pursue their lives without undue restrictions. Equality भी मेंटेन करने को स्टेट को बोला है प्रियम्बल ने, that there shouldn't be any discrimination regarding caste, creed, religion, gender or any other factor, so as to promote a sense of inclusivity and equity. And equality includes being equal before the law without any discrimination. और फिर fraternity, that is brotherhood and national unity, encouraging mutual respect, cooperation and shared cultural identity among diverse groups. तो brotherhood and national unity की भी बात लिखी है fraternity में, ठीक है. So the preamble is more than just an introduction, it's a guiding force that embodies the spirit of constitution and that of nation. It represents the aspiration, values and ideals that forms the basis of Indian state, ठीक है. The preamble is more than just an introduction, it's a guiding force that embodies the spirit of constitution as well as the nation. तो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं. फिर ये क्वेश्चन है कि ये अच्छा क्वेश्चन था, आर्टिकल 371 का क्या रोल है इन प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये एक्सप्लेन करना है. सो पहले बताओ कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371 कहाँ दिए गए हैं, क्या हैं, वो सब बताओ थोड़ा. फिर बताओ कि रीजंस क्यों दिए गए हैं, ठीक है. सो 371 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड फॉर गिविंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर सब आर्टिकल्स डीलिंग विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि 371 कैपिटल ए तुम्हारा नागालैंड के लिए है, कैपिटल बी असम के लिए है, कैपिटल सी मणिपुर, कैपिटल एफ सिक्किम के लिए, कैपिटल जी मिज़ोरम के लिए और कैपिटल जेड एच अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं. अब ये बताओ रैशनल बिहाइंड गिविंग दीज. सो एज टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज़ होम टू अ डाइवर्स एरे ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, each with distinct tradition, custom and language. Article 371 empowers certain states to protect their tribal customs, language and tradition through their own made customary laws and land rights. तो उन्हीं customary laws and land rights को preserve करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. And this prevents cultural homogenization, जैसे कि 371 ए नागालैंड एंड 371 जी मिज़ोरम में protection through these articles there is protection of customary law and cultural and religious practices of the tribals. दूसरा पॉइंट है स्पेशल फोकस ऑन द बैकवर्ड रीजन्स, जैसे कि इन प्रत्येक राज्यों में भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनके लिए अलग से काउंसिल बनाई गई है, ठीक है. जैसे कि अरुणाचल में 371 कैपिटल ए के अंतर्गत एक काउंसिल बनाई गई है, इस्टेब्लिश्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फॉर द ट्यून सैंग डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, ठीक है. तो ऐसे रीजनल काउंसिल्स या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी बनाया जा सकता है जहाँ पे सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है. वहाँ पे लोकल कस्टमरी लॉज और वगैरह को प्राथमिकता दी जाएगी. तो स्पेशल फोकस ऑन द बैकवर्ड रीजन्स इन दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी बनाई गई हैं, रीजनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं अंडर, फॉर एग्जांपल अंडर 371 कैपिटल ए ट्यून सैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाई गई है, बिकॉज वो रीजन अंडर एडमिनिस्टर्ड या अनएडमिनिस्टर्ड रहा है प्री इंडिपेंडेंस डेज से, हैंस द रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ दीज रीजन्स. फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए तो गवर्नर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज़. तो ये बातें लिखी हैं आर्टिकल 371 कैपिटल ए नागालैंड और कैपिटल एच दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश के लिए. गवर्नर्स ऑफ दीज स्टेट्स को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेशली दीज रीजन्स. दैन प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल 371 बी and C provide for committee in the state legislative assembly consisting of the members elected from the tribal and hilly areas of Assam and Manipur respectively, ठीक है. तो 371 बी और सी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि वहाँ के राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ट्राइबल कमिटी बनती है कंटेनिंग मेंबर्स फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम दीज ट्राइबल एंड हिली एरियाज ऑफ असम एंड मणिपुर. तो ये बात लिखी है 371 बी और सी में. दैन प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की बात करें तो 371 कैपिटल ए एंड 371 कैपिटल जी में ये बातें लिखी हैं कि ओनरशिप एंड
transfer of land will not happen in such regions according to the central laws like रेरा एक central law था ना, तो वो सब यहाँ पे applicable नहीं होगा. Cannot be applied without the approval of the state legislative assemblies of Nagaland for example and Mizoram also. जैसे कि यहाँ देखो ये लिखा हुआ है चैट जीपीटी में कि 371A Nagaland and 371G Mizoram, what they actually do, they protect traditional and customary control over the land. So private ownership of land is allowed but often under customary or community rules. ठीक है. Individuals within the tribal communities can own and transfer the land usually as per customary practice. However, the Indian Parliament cannot impose a uniform land law like the Land Acquisition Act or RERA on these estates without the state's assembly's consent. State laws or customary rules control who can own or transfer land, not the central laws. ठीक है, ये हो गया. फिर इसके बाद तो these provisions aim to strike a balance between preserving national unity and respecting the historical, cultural and tribal diversity of the northeastern states. तो ये conclude हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? What is the role of parliamentary committees? ठीक है, तो रोकते हैं थोड़ा. ऑल राइट, सो अब क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट रोल डू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ प्ले इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम. तो पहले बताएंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या हैं. सो इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय, तो देखो विच इज़ अपॉइंटेड और इट इज़ इलेक्टेड, तो ये दोनों शब्दों में डिफरेंस पता होना चाहिए. विच इज़ आइदर अपॉइंटेड और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड by the presiding officer of the house. तीन तरीके हैं, appointed, elected और nominated by the presiding officer of the house. ठीक. Now they work under the direction of the presiding officer and present their report to the house or to the presiding officer and the secretariat. अब parliamentary committees का रोल क्या होता है, क्या क्या वो हेल्प करते हैं? ओवरसाइट एंड स्क्रूटनी देने में हेल्प करते हैं. So they examine the proposed legislation, government policies and expenditures, accounts in detail. They also examine whether rules framed by the government are in consonance with acts of the parliament and help manage the administration of the parliament. ठीक है, तो ये oversight हो गया, scrutiny हो गया. साथ ही साथ they also bring certain amount of expertise. Parliament deliberates on complex matters and therefore needs sometimes technical expertise to understand such matters. Parliamentary committees help in this regard by engaging with domain experts and government officials on behalf of the parliamentarians maybe. ठीक है. फिर parliamentary committees act as forum for building consensus. So parliamentary committees have closed door meetings. This is the most important point. The parliamentary committees have closed door meetings, which means that it allows members of parliaments to freely question and discuss issues beyond their party affiliations and positions and arrive at a consensus. तो ये एक अच्छा एडवांटेज है पार्लियामेंट्री कमेटी का. चौथा होता है इन डेप्थ डिस्कशन. सिंस कमिटीज़ मीट थ्रू आउट द ईयर, ये भी अच्छा पॉइंट है. दीज कमिटीज़ मीट थ्रू आउट द ईयर, दे आर एबल टू डिवोट मोर टाइम टू ईच आइटम और ईच क्लॉज ऑफ अ बिल विच अलाउज देम टू एग्जामिन मैटर्स इन ग्रेट डिटेल. ठीक है. नाउ इनके सामने चैलेंजेस क्या होते हैं? अभी एक ट्रेंड देखा गया है कि फ्रॉम the proportion of the number of bills referred to such committees has decreased from 71% in the 15th Lok Sabha to 16% only in the 17th Lok Sabha. This represents a declining trend of national legislation being subjected to expert scrutiny. दूसरा challenge है lower attendance of the MPs. So attendance of the member of parliaments in the committee meetings is about 50%. which is much lower than the 84% attendance seen during the parliamentary usual sittings. ठीक है, तो attendance in the committees of the MPs is much lower than the attendance that the parliamentarians show up in the regular sessions of the parliament. Political interference भी होता है because the MPs come from various political parties within a committee. They try to stay hinged around the political philosophies of their respective parties. ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है, लीडिंग टू पोटेंशियल बायस एंड इन इन्वेस्टिगेशंस एंड रिकमेंडेशंस. देन देयर इज़ लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट. द रिसर्च सपोर्ट एंड स्पेशलिस्ट advisors available to the parliamentary committees are limited. Moreover, the tenure of, ये भी अच्छा point है, tenure of member of parliaments in the committees is just 1 year, which is not enough for them to gain expertise in the subject matter, and therefore it results in a lack of continuity and inadequate scrutiny of the legislation. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द
provisions or the recommendations of these committees are not binding in nature, as these committees do not have adequate power to enforce their recommendations, as the government is not bound to accept or implement them. The government can therefore go ahead with its own original bill without including the recommendations suggested by such committees. तो इस लिहाज में वुड्रो विल्सन द अमेरिकन US प्रेसिडेंट एक रिमार्क किया था, It is not far from the truth to say that Congress in session is Congress on public exhibition, whilst the Congress in committee rooms is Congress at work. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आंसर हो गया. फिर एक क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, व्हाट इज़ दैट. तो पहले डिफाइन करेंगे फेडरल सुप्रीमेसी सरकारिया कमीशन से लिंक करते हुए. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी हाईलाइट्स the hierarchy of laws where precedence is given to the laws enacted by the central government or over those enacted by the individual states. ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, इससे ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि that there is a federal supremacy as far as the enactment of law process is concerned. Precedence is given to the laws enacted by the central government over those enacted by the individual states. As per the Sarkaria Commission on Center-State Relations, the rule of the federal supremacy is a technique to avoid absurdity, resolve conflict, and ensure harmony between the union and the state laws. So, the principle of federal supremacy is vital in successful functioning of the federal system in India in the following ways. अब आर्टिकल 257 का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे कि the parliament represents the will of the entire nation, unlike state. Therefore, laws passed by the parliament are binding on all the states. तो उस लिहाज से आर्टिकल 257 states that the executive power of every state is exercised in a manner as not to prejudice the exercise of executive power of the center in the state. ठीक, ये पॉइंट लिख सकते हैं. Then the federal supremacy also ensures resolution of interstate conflicts. For example, जब किसी एक मुद्दे पे when the legislature of 2 or more states pass resolutions requesting the parliament to enact laws on a matter in the state list, then the parliament can make laws for regulating that matter. तो ये भी आई थिंक आर्टिकल 252 में दिया हुआ है. तो इस तरह से कोई कन्फ्लिक्ट अगर है, कोई इशू ऐसा है जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को कवर कर रहा है, तो उस कन्फ्लिक्ट या उस इशू पे एक कॉमन लेजिस्लेशन सेंट्रल पार्लियामेंट बना सकता है, बशर्ते द रेजोल्यूशन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय ऑल द इन्वॉल्व्ड स्टेट्स. दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 252. Then in certain cases there is filling of legislative vacuum, so Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the state as well as concurrent list. So this prevents any sort of legislative vacuum and ensures all aspects of governance are covered. Dealing with emergency situations, so federal supremacy allows for the temporary concentration of power with the union or the central government, and it is sometimes necessary, such concentration of power is necessary in order to act swiftly and decisively in the wake of an emergency. For example, the parliament can make laws on matter enumerated in the state list during national emergencies or state emergencies, which is basically president rule. There's nothing like a state emergency. They are referring to president rule. Now, bringing efficiency in governance, the central government can implement policies that address national challenges, जैसे कि cascading effect of taxation, जो erstwhile VAT system था उसमें ये problem सभी pan India face की जा रही थी by the taxpayers. Therefore, they brought up with a unified policy of GST. Then implementing international agreements में भी sole prerogative union का ही होता है, the union parliament का. In order to fulfill certain international commitments and implement treaties, the parliament can make laws on any matter in the state list. For example, the Geneva Convention Act का example दे सकते हैं. तो फिर conclude करेंगे, the principle of federal supremacy protects Indian political system from confusion caused by a host of conflicting laws. It promotes integrated legislative policy and uniformity on basic issues of common union state concerns. ठीक, तो ये भी हो गया. अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स. तो पहले बताएंगे इसमें कि रिट्स क्या होती हैं और किस आर्टिकल से रिट्स का जन्म होता है. तो आर्टिकल 32 and 226 of the Indian Constitution, the Supreme Court and the High Courts respectively can issue writs that provide for the constitutional remedies against the violation of fundamental rights. The courts can issue the following 5 kinds of writs: habeas corpus, that is to have the body
It is a court order demanding the presentation of a detained person before the court to assess the legality of the detention. Mandamus में बोलते हैं we command. It means we command, and it is a judicial remedy which is in the form of an order from superior court to refrain from certain action. It is usually given to an executive body. Then prohibition, तो basically a superior court के द्वारा order दिया जाता है to practice restraint or refrain from certain action. So that is mandamus, we command. Prohibition में it means to forbid and is issued by a higher court to a lower court or a tribunal to prevent such lower court from exceeding its jurisdiction that it does not possess. In that case, prohibit is issued. Prohibition. Then certiorari is to certify or to be informed and is issued by a higher court to a lower court or a tribunal to transfer a case or annulling an order completely. सर्टियोरिटी में ट्रांसफरिंग ऑफ केसेस होता है, ठीक है, जबकि को वारंटे में सर्टियोरिटी में ट्रांसफ़र ऑफ केस होता है, और प्रोहिबिशन में तो एक्सीडिंग द लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन वाला रोका जाता है, और मैंडमस तो एग्जीक्यूटिव मोस्टली अथॉरिटी को दी जाती है टू रिफ्रेन फ्रॉम सर्टन एक्शन वी कमांड, ठीक है. फिर लास्टली को वारंटो होता है. इट लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट and is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office. ठीक है, तो ये भी कहीं से कहीं तक एग्जीक्यूटिव पब्लिक ऑफिस को इंक्लूड कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है. टू आस्क सच एन ऑफिस कि क्या वारंट है, क्या लीगैलिटी है कोई पर्टिकुलर एक्ट करने का. सो इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, ये फ्रेज रटा होना चाहिए. This corresponds to quo warranto, claim of a person to public office, quo warranto. Now, these writs are highly significant in safeguarding the fundamental rights in the following ways. Enforcing fundamental rights. So, through writs, the fundamental rights are enforced in practice and defended against any attack by approaching the courts. Without writs, Part 3 of the Constitution would be meaningless. ये बात लिखना ज़रूरी है. Now, interpretation and expansion of rights. Using writs, the judiciary interpreted many other rights as inseparable adjuncts to fundamental rights. तो इन्हीं writs की मदद से various other rights का भी जन्म हुआ, which were also clubbed into the larger umbrella of fundamental rights, such as through the judgment in the Menka Gandhi versus Union of India 1978, the court expanded the scope of right to life. So उससे पहले राइट टू लाइफ जैसा कुछ था नहीं विद इन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट देन इट वाज ओनली थ्रू अ रेड जुरिस्डिक्शन कि ये सब कुछ संभव हो पाया. ये प्रोसीडिंग हुई, बहस हुई, और फिर फाइनली एक इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि राइट टू लाइफ इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर रेड जुरिस्डिक्शन. देन सेफगार्ड अगेंस्ट स्टेट ओवर रीच. सो रिट्स एक्ट एज पावरफुल चेक्स अगेंस्ट द एक्सेसेस कमिटेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 of the Constitution. For example, A.K. Kripak versus Union of India, Supreme Court held that A.K. Kripak's appointment as the chairman of the UPSC was invalid due to the reasonable suspicion of bias. तो ये भी एक बता सकते हैं, इसमें ईयर लिख देता तो ज़्यादा सही रहता एग्जाम्पल. तो powerful checks against the excesses committed by the state under Article 12. A.K. Kripak versus Union of India, Supreme Court ने कहा था कि इनका अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ द UPSC was invalid due to reasonable suspicion of bias. ठीक है. Or they sort of provide immediate address to the problem. So writs provide immediate relief as aggrieved persons can directly reach Supreme Court to seek relief against the breach of some fundamental rights. For example, habeas corpus secures the release of unlawfully detained individuals as witnessed in the Rudul Shah versus the State of Bihar case 1983. Rudul Shah versus the State of Bihar case 1983. Thus, writs as constitutional remedies operate as a check and keep the administration of government within the bounds of law. It is because of their importance that B.R. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Constitution. ठीक है, तो ये हमारा आधा पेपर हो गया, 10 सवाल. अब बाकी के ये अगला है सवाल बेसिकली रैशनल बिहाइंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द MPs. ये हम अगले से देखते हैं, ठीक है. ऑल राइट, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है. Rationale behind individual and collective privileges enjoyed by the MPs in India, member of parliaments. ठीक है, क्यों दिया गया है ये individual as well as collective privileges to our parliamentarians. So अब पहले बताएंगे कि start with a brief overview about parliamentary privileges and its introduction. Like parliamentary privileges are a set of legal immunities, exemptions and
powers granted to the members of the legislative body such as the Lok Sabha as well as Rajya Sabha in India, and these privileges are crucial for the effective functioning of the parliamentarians in their roles as lawmakers and representatives of the people. Based on constitutional provisions, rules of both the houses, parliamentary conventions and judicial interpretations, parliamentary privileges can be divided into two types. तो ये कुछ सोर्सेज बता दिया पहले, जैसे कि कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ जुडिशल इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, एंड कुछ रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज इनैक्टेड बाय द हाउसेज दमसेल्व्स हैं. तो ओवरऑल देखा जाए ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव. सो अब अगर देखें रैशनल बिहाइंड इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अगर इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंगल से देखें, सो द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ग्रांट lawmakers the freedom to express their opinions and ideas without fear of legal repercussions. This ensures open and honest debates. ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है. Now, prevention of harassment. Parliamentary privileges are important because they shield the members from the legal action for statements made during the parliamentary proceedings. This protection encourages candid discussions and prevents legal harassment based on legislative speech. तो ये भी वही है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही कनेक्टेड है. तो लीगल हरासमेंट्स वगैरह कम होती हैं. प्रिवेंट्स लीगल हरासमेंट बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव स्पीच. देन सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, सो ग्रांटिंग एमपीज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट एज अ विटनेस हेल्प्स मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द जुडिशरी. तो अगर हमने पार्लियामेंटेरियंस को इम्यूनिटी दी है, ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट एज अ विटनेस, granting MPs the freedom from attending court as a witness helps maintain the independence of the legislative branch from the interference by the judiciary. ठीक है, then तो ये तो क्या हो गया, ये मेरे ख्याल से individual privileges हो गए. collective privileges की अगर बात करें, so ensures proper functioning. The members of the house have the power and right to exclude strangers who are not members of the house from the proceedings. collective privilege ये होता है कि आउटसाइडर्स को वो लोग मना कर सकते हैं. दिस राइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग फ्री एंड फेयर डिस्कशन इन द हाउस विदाउट अनड्यू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. अनड्यू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रोकने के लिए दे हैव द राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द हाउस फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स. देन कलेक्टिव प्रिविलेजेस में एंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय अलाउइंग पब्लिकेशन ऑफ ओनली ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. इट एंश्योर्स दैट public remains informed about the debates, decisions and actions of their elected representatives while preventing the misinterpretation of the information by media in favor of one party or the other. इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है. if they are given the collective privilege, it ensures a transparency. That means that the public remains informed about the debates, decisions and actions of their elected representatives in the House while preventing the misinterpretation or misrepresentation of the information by media. ठीक है, तो by allowing the publication of only true reports of parliamentary proceedings, तो parliament cannot, मतलब parliament को as a collective ये power है कि वो अपनी बहस रिकॉर्ड तो होती है but it has the power to kind of scrutinize and decide for itself that what has to be publicized in the larger domain about the in-house discussions and debates. ठीक है, तो अगर ये सब नहीं होता मतलब तो पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या डिबेट चल रही है, और फिर मीडिया उसमें फिर पॉलिटिसाइजेशन एंगल लगा के फिर अपने फेवर में कुछ बातें छापती. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो उनको कलेक्टिव प्रिविलेज मिला हुआ है कि they only allow the publication of true reports during the parliamentary proceedings. ठीक है. Then preservation of authority and dignity. The privilege to punish for contempt of the house is crucial for preserving the authority and dignity of the parliamentary institution. ये भी उनको पावर दी गई है. फिर autonomy and independence की बात करें, granting the house the authority to regulate its internal affairs ensures its autonomy and independence. This autonomy is crucial for members of the house to conduct their business efficiently, free from external interference or influence from other branches of the government. तो मेरे ख्याल से ये वही है रॉबकॉब रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस दोनों हाउसेस अपने स्वयं खुद इनैक्ट करते हैं. ठीक है, फ्रेम करते हैं.
तो उसमें किसी एक्सटर्नल डेलिब्रेशन और इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती. Although the parliamentary privileges have an appropriate rationale, there is a need to codify them. ये एक अभी भी ग्रे एरिया है कि they are not codified like the न्याय संहिता और CRPC वगैरह, they are very much codified. Even the contempt of court is codified, but the what actually constitutes contempt of the house is still not very much objectively codified. तो ये एक ग्रे एरिया है, इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. As codification will help avoid ambiguity and prevent misuse or misinterpretation of these privileges. ठीक है, तो ये हो गया एक. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, The procedure of amendment of the Indian Constitution aims to reconcile the features of a written constitution with parliamentary sovereignty. Discuss. तो ये जो हमारा amendment करने का procedure है, ये actually एक blend देखने को मिलता है features of written constitution with parliamentary sovereignty, जहाँ पे पार्लियामेंट ने जो एक बार कह दिया फिर स्वयं पार्लियामेंट ही उसको बदल सकता है. ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच कैसे कॉन्सिलिएशन हो रहा है. द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू रिकनसाइल द फीचर्स ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ऐसे कि सो गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and then discuss the rigidity in the amendment procedure that aligns with the written constitutions of other nations. Bring out the flexibility in the amendment procedure that promotes parliamentary sovereignty. तो ये जो flexibility in amendment procedure होता है, ये एक कैसा characteristic है, ये parliamentary sovereignty को दर्शाने वाला characteristic है. ठीक है, चाहो तो ChatGPT से पूछ लो ये कि flexibility, अरे यार देखो क्या बोलता है. Yes, you are correct in observing that the flexibility of amending the constitution in India does indicate a feature of parliamentary sovereignty, but with important limitations. ठीक है, अब वापस आते हैं, बाद में देखेंगे वो. So the Indian constitution presents a unique case of balancing the rigidity part of a written constitution with the dynamism of parliamentary sovereignty, with which we can get flexibility in amendment procedures. The amendment procedure provided under the Article 368 of the Indian Constitution offers a unique framework that reconciles these potentially conflicting features. ये बहुत अच्छा introduction है. The amendment procedure provided under 368 offers a unique framework that reconciles these potentially conflicting features, incorporating the features of written constitution, जैसे कि जो rigid elements होते हैं, जैसे कि special majority, which is a very stringent condition to be met, major amendments to the constitution affecting significant provisions like fundamental rights, judiciary, require a special majority, that is 2/3 of the members present and voting in both the houses of the parliament. So this is one of the features of written constitution because it is a very rigid and stringent condition to be met. Ratification by the states, this is another very rigid requirement. Certain sensitive amendments that impact the federal character of Indian constitution necessitate that not only a special majority but also a ratification by half the state legislatures of the country. Another quite a feature of written constitution. Judicial review is the Constitution of India provides for judicial review through Articles 13, 32 and 136 etc. The Supreme Court's power of judicial review restricts the power of Parliament to amend the Constitution. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या देखने को मिलता है कि यहाँ भी एक rigidity element देखने को मिल रही है. Then there is a basic structure doctrine, कुछ core principles होते हैं. ठीक है, उनको पार्लियामेंट वायलेट नहीं कर सकता. देन नो जॉइंट सिटिंग. अनलाइक ऑर्डिनरी बिल्स देयर इज़ एनी प्रोविजन अनलाइक ऑर्डिनरी बिल्स देयर इज़ एनी प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. देयर इज़ नॉट, आई थिंक यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, देयर इज़ नॉट एनी प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. सो दिस इज़ अनदर रिजिड फीचर टेकन फ्रॉम द नेचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे हो गए. फिर से बता दे रहे हैं, देखो एक तो ये हो गया कि देयर इज़ नो जॉइंट सिटिंग फॉर द डेडलॉक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. फिर देयर इज़ अ फीचर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच कैनॉट बी changed, another rigid feature of a written constitution. Then there is a scope of judicial review which always looms over every enactment by the legislature. तो और वो articles mention कर सकते हैं 13, 32 etc. that restricts the power of parliament to amend
the constitution indiscriminately. Then there is ratification by states. That is another rigid feature taken from the written constitution. Then special majority in itself is a very harsh condition to be met. So ये सारे के सारे features of written constitution हमने बता दिए जो कि rigid characteristic देता है. Then we on the other hand we have the features of parliamentary sovereignty, यानी कि the flexible aspect of the amendability of our Indian constitution. So certain features simple majority से भी change किए जा सकते हैं, जैसे allowing the constitution to evolve with the changing times. ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें कि most of the provisions can be changed in the constitution through simple majority, allowing the constitution to evolve. Then unitary bias है एक हमें देखने को मिलता है, that is the state legislatures cannot initiate any bill or proposal for amendment of the constitution. तो also तो ये एक यूनियन को मतलब एक ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है. Also the ratification of only half of the states is needed in case of certain provisions, sensitive provisions are to be changed, whereas in the US ratification by not less than 3/4 of the states is required. तो ये एक लाइन हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा कंपैरेटिवली यूएस के मुकाबले तो एटलीस्ट ratification process थोड़ा flexible है, because it requires only 50% of the states, whereas in US it requires 75% of the states ratification. ठीक है, तो इस लिहाज से भी थोड़ा सा flexible है, parliamentary sovereignty के feature को दर्शा रहा है. Then we have the role of the president. The previous sanction of the president is not required for introducing the constitutional amendment bill in the parliament. The prior permission of the president is not required for introduction of the constitutional amendment bill in the parliament. Also, Article 368 makes it obligatory for the president to give his assent to a bill for the amendment of the constitution. तो ये भी एक flexible है कि हम आराम से पास कर सकते हैं. पार्लियामेंट सोवरेन है, सुप्रीम है इसमें, इस केस में. ठीक है, और प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और जो है प्रेसिडेंट कैन नॉट डिनाई द पैसेज or deny giving assent to such a bill. Then there is no separate body. That means the constitution vests this constituent power upon the ordinary legislature of the union, that is the parliament, and no separate body is required for amending the constitution. ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा redundant लग रहा है, but ठीक है. So the amendment procedure of the Indian constitution thus prioritizes both stability and adaptability, reflecting the dynamic nature of modern democracy. It continues to serve as a valuable example for other nations grappling with similar constitutional questions. ठीक है, dynamism with stability. ठीक है, तो ये हो गया. फिर अगला क्वेश्चन क्या है, how does the Indian constitution ensure independence of the judiciary? अब इस पे तो हम पूरा एक ऐसे रट चुके हैं, तो कर लेते हैं ये भी. तो इसमें we can start like this कि the constitution under articles 124 and 241 provides for the establishment of Supreme Court of India and High Courts in various states and enshrines several provisions to guarantee the independence of judiciary. The various provisions of the Indian Constitution that ensure independence of the judiciary are separation of judiciary from the executive. तो ये हमें आर्टिकल 50 से मिलता है. It directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services. This separation is vital for maintaining judicial independence and preventing executive interference in judicial matters. ठीक है. Then insulated appointment process. The appointment of the Supreme Court and High Court judges involve the President consulting the Chief Justice of India. This consultation done through the Collegium of the Supreme Court judges ensures that the appointments are made considering judiciary's perspective, thereby maintaining its independence and integrity. ये जो consultation President करता है ये Collegium से, Collegium of the Supreme Court judges in order for the appointment of the High Court judges or the Supreme Court judges. So this consultation ensures that the appointments are made considering the judiciary's perspective as well, and not just executives. Then security of tenure की बात करें तो articles ना भी लिखोगे तो चलेगा. Removal can only be initiated by an order of the President after an address by each house of the Parliament, supported by a majority of the total membership of that house, plus not less than 2/3 of the members of the house present and voting. That means एक absolute majority as well as special majority चाहिए होती है, और दोनों हाउसेस के द्वारा चाहिए होती है, और सेम ही सेशन में होना चाहिए सारा का सारा वोटिंग वगैरह, और प्रेसिडेंट को भी असेंट देना है फाइनली, तब जाके जज को इम्पीच किया जा सकता है. एंड दिस मेक्स द रिमूवल प्रोसेस राइगरस एंड प्रोटेक्ट्स द जजेस फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल.
फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बाय सिक्योरिंग द सैलरीज, पेंशंस एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस which are charged upon the Consolidated Fund of India and Consolidated Fund of States respectively, which are not votable during the debates of the budget deliberations. Then restriction on post-retirement employment. To prevent any future conflict of interest and maintain impartiality in decisions, the Indian Constitution prohibits Supreme Court judges from pleading or acting in any court within India after retirement. A High Court judge shall only plead before the Supreme Court or other high courts. तो ये भी है कि आफ्टर रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट जज कैनॉट प्लीड बिफोर एनी कोर्ट, कैनॉट प्लीड इन एनी कोर्ट. ठीक है, प्रोहिबिट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम प्लीडिंग इन एनी कोर्ट विद इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, और हाई कोर्ट जज आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्लीड इन सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स ओनली. ठीक है, दिस इज़ डन टू मेक श्योर दैट कि जजेस को तुम ड्यूरिंग देयर टेन्योर कुछ ऐसा अपॉइंट करने का लुभावना दे के उनसे कुछ ड्यूरिंग दैट टेन्योर कुछ मनचाहा जजमेंट पास ना करा सको. देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्कशंस इन पार्लियामेंट. तो आर्टिकल्स 121 and 211 forbid discussions on the conduct of the Supreme Court and High Court judges in the Parliament or state legislatures respectively. So ये बहुत ही अच्छे दमदार आर्टिकल्स हैं. Except upon a motion for an address to the President for the removal of the judge. तो अगर इम्पीचमेंट वाला मोशन है तब तो कर सकते हो, अदरवाइज आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211 फॉरबिड डिस्कशंस on the conduct of Supreme Court and High Court judges in the Parliament or state legislatures respectively. This provision safeguards the judges from undue parliamentary scrutiny or criticism, allowing them to take decisions without fear or political backlash. Then finally we have the contempt of court under Article 129 and 215, which empower the Supreme Court and High Courts respectively with contempt of court powers to safeguard their authority and ensure public respect for their orders and proceedings. ठीक, तो ये सारे पावर्स हमने दे रखे हैं. एक एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हो, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत इनको इम्पीच किया जाता है, जो कि बहुत टेढ़ा प्रोसेस है. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो अब ये देखते हैं अगले में. तो अब कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, देख लेते हैं. Why is the Indian Constitution called a living document? Explain the meaning of the phrase living document in the introduction. Bring out the various aspects which make the Indian Constitution a living document. So the Indian Constitution provides a framework for the democratic governance of the society. The term living document क्यों बोला गया है? It signifies that the Constitution is not a static set of rules. Constitution is not a static set of rules but a dynamic instrument that evolves with the changing needs and aspirations of the Indian society. Accordingly, the Constitution has been amended 106 times until September 2023. इसको current update कर लेना अपने हिसाब से. ठीक है. Now the reasons the Indian Constitution is deemed a living document. एक तो इसका जो फीचर है आर्टिकल 368 में, that is provides for the procedure for amending the Constitution and with which over time various amendments have been made to address the specific needs. For instance, the recent 106th Amendment Act 2023 provides reservation to women in the Parliament and the state legislative assemblies. तो अब ये भी हो चुका है, reservation to women in Parliament and state legislative assemblies. ठीक है. Then evolving fundamental rights in part 3 of the Indian Constitution, such as the right to equality, Article 14 to 18, and the right to freedom, 19 to 22, have evolved and expanded over the years. For instance, Navtej Singh Johar versus Union of India 2018, the Supreme Court of India decriminalized homosexuality, further expanding Article 14, 15, 19 and 21 of the Indian Constitution. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स भी इवॉल्व होते रहते हैं इस वजह से, और ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 हम बता सकते हैं. डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, तो फंडामेंटल राइट्स भी इवॉल्व हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड हुआ है. Then the dynamic interpretation by the judiciary. The judicial interpretations of the Supreme Court add new dimensions to the Constitution. For example, Keswanand Bharti case versus State of Kerala in 1973, the court established the doctrine of basic structure, thereby ensuring that certain fundamental principles remain unalterable while other parts can be amended, which do not come under the basic structure doctrine. Then we have societal changes. The Constitution responds to societal changes and technological advancements. For example, the right to privacy was recognized as a fundamental right by the Supreme Court in Justice Puttaswamy versus the Union of India 2017.
It acknowledges the impact of technology on an individual's privacy. तो राइट टू प्राइवेसी जस्टिस पुट्टस्वामी के जजशिप में सोसाइटल चेंजेस भी इनकलकेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में in the form of this judgment which came, and then afterwards the right to privacy was also included in the part 3. फिर global influence देखें तो the Indian constitution integrates global principles and adapts international norms. For example, in Vellore's Citizens Welfare Forum versus Union of India 1996, the Supreme Court recognized the right to a clean environment, drawing inspiration from the Rio Declaration on Environment and Development 1992. तो Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India 1996, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट को भी एक आई थिंक फंडामेंटल राइट माना था, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992. Almost like a living being, the Indian Constitution keeps responding to the circumstances arising from time to time. The Constitution continues to work effectively because it is dynamic, open to interpretations, and responds to the changing situations. In the words of B.R. Ambedkar, Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. तो ये line important है. It is the vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. तो इसलिए हम Constitution को living document मान सकते हैं. Then what safeguards have been placed on the ordinance making power of the President of India? इसमें safeguards पूछा है. तो ये तो हमको सबको पता है कि आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की पावर होती है to promulgate ordinances when the parliament is in recess to deal with unforeseen or urgent matters. ठीक है. So these ordinances have the same force and effect as an act of the parliament but for temporary time. Since the ordinance making power is a very important legislative power to the president, it is subject to certain safeguards such as promulgated on the aid and advice of the council of ministers होना चाहिए. The satisfaction under article 123 is not the personal satisfaction of the president but it is the satisfaction arrived at on the advice of council of ministers with whom the executive power actually resides. This was clarified in the Shamsher Singh versus State of Punjab 1974, where the Supreme Court held that the president must act on the advice of the council of ministers while promulgating such ordinances. तो एक तो बात आ गई satisfaction of council of ministers की. दूसरी बात आती है कि temporary duration होता है, that is an ordinance shall be laid before both the houses of the parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the parliament. Expiration of 6 weeks from the date of reassembly of the parliament, or if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both the houses. So expiration of 6 weeks from the reassembly of the parliament. ठीक है, तो ये भी एक safeguard हो गया. Then no constitutional amendment. Though the ordinance making power allows the president to bring on new legislation or amend or repeal any legislation passed by the parliament, it does not allow promulgation of an ordinance for constitutional amendment. ये बात भी साफ साफ understood है कि a president cannot promulgate an ordinance for amending the constitution itself. Then judicial review देखा जाए तो the Supreme Court in the Cooper case 1970, ये केस का नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है, pronounced that the genuineness of the president's satisfaction while passing an ordinance could be challenged in the court on the ground of malafide. This would particularly limit the tendency on the part of the government of the day to repeatedly re-promulgate the same ordinance in order to bypass the legislative process. Then we have parliamentary accountability. The parliament can disapprove of the conduct of the government in passing an ordinance instead of introducing a bill. Whenever a bill is introduced in the parliament for replacing an ordinance, it is mandatorily required accompanied by a statement explaining the circumstances which necessitated the promulgation of the ordinance. ये last point नहीं समझ में आया. The parliament can disapprove of the conduct of the government in passing an ordinance instead of introducing a bill. Whenever a bill is introduced in the parliament for replacing an ordinance, it is mandatorily required to be accompanied by a statement explaining the circumstances which necessitated the promulgation of the ordinance. अच्छा, whenever ये line important है कि whenever a bill is introduced in the parliament for replacing an ordinance, it is mandatorily required to be accompanied by a statement explaining the circumstances which necessitated the promulgation of the ordinance. ठीक है, तो ये सारी powers हैं और conclusion तो लिख सकते हैं अपने आप. ठीक है, तो ये हो गया question 5. ठीक है, फिर 4 देखें तो हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़. अब ये जो हैं 1 2 3 4 रह गए हैं और इसके अलावा क्या है, वाई आर गवर्नर्स अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड.
एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। एंड फिर ये बचा है आंसर, वाई डिड इंडिया चूज़ टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं ये फोर्थ वाला, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स डिफ़र फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, ये देखते हैं। सो पहले ये लिखेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। They are formed when people with common occupation, interest, aspiration, or opinion come together in order to achieve a common objective. Political parties are generally described as organized bodies of people who share common principles and operate and seek political power through constitutional means to translate their principles into policies. तो हमने पहले तो दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन या फिर ओपिनियन कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ एक स्टेप आगे चली जाती हैं। दे सीक political power through constitutional means and translate their principles into the policies. This is how the political parties go one step ahead of the pressure groups. फिर differences क्या हैं, तो political parties seek power to form the government, whereas pressure groups do not seek direct power. Pressure groups only influence those who are in power for molding decisions in their favor. For example, All India Motor Transport Association went on a strike recently to protest against the new stringent law on hit and run. तो इसके लिए एक प्रेशर ग्रुप था, जैसे कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन AIMTC. The nature of organization देखा जाए तो while political parties are basically political in nature, pressure groups are not primarily political in nature. The primary functions of the pressure groups may be economical, social or humanitarian objective oriented. तो ये पॉलिटिकल इन नेचर नहीं होते हैं। तो पहला हमने बताया कि वन सीक्स पावर एंड द अदर डज नॉट सीक पावर, दे ओनली वांट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज़ ऑफ दोज हु आर इन पावर फॉर मेकिंग पॉलिसीज़ इन देयर फेवर। दूसरी चीज़ है कि दे आर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर, दे आर रादर सोशल ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर। जैसे द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो होती है is primarily a business association that works to create and sustain an environment conducive for growth and industry in India. तो इनका बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर इलेक्शंस की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट्स, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कैंपेन्स, जबकि प्रेशर ग्रुप डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, दे डू नॉट हैव अ कैंडिडेट और अ रिप्रेजेंटेटिव और अ लीडर, दे ओनली सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर चॉइस. For example, Indian National Trade Union Congress is affiliated to the Indian National Congress and the Bharatiya Mazdoor Sangh is associated with the Bharatiya Janata Party. So Indian National Trade Union Congress can be seen here as a pressure group which is associated with the political party Indian National Congress while not being co-opted into the politics. Similarly, Bharatiya Mazdoor Sangh is associated with Bharatiya Janata Party. ठीक है, तो ये हो गया कि how the members of one organization go on, contest elections and come to power, assume power, while the other do not. Ideological basis देखा जाए तो pressure groups do not necessarily have political ideologies, whereas political parties are always wedded to their ideologies. For example, Communist Party of India Marxist follows the leftist ideology, whereas the People's Union of Civil Liberties aims to bring together all those who are committed to the defense and promotion of civil liberties in India, irrespective of their political ideology. तो जो यहाँ पे एक ग्लू देखने को मिलता है, वेडिंग देखने को मिलता है बिटवीन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, सच एज कम्युनिस्ट CPIM लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ वेडिंग। ऑन द अदर हैंड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का ऐसा कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वेडिंग नहीं है, दे जस्ट वांट सिविल लिबर्टीज़ टू बी प्रोटेक्टेड। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेस्ट्स की बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स का जो डिमांड्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर, whereas political parties have policies and programs with national and international ramifications. For example, manifestos of political parties cover various issues such as economic welfare, international relations, etc., whereas organizations like Bharatiya Kisan Union aims to protect interests of farmers. तो बहुत wider ramifications और connotations होते हैं political party के interests के। तो conclude करो, so pressure groups play a vital role in democratic functioning of our polity. They help promote, discuss and debate and mobilize public opinion. ये line important है, mobilize public opinion on major public issues, thus strengthening the accountability of the government led by a political party. Then we have question 3, which is why are governors appointed and not elected? Again very important question. So अब इसमें ये है कि governors appoint क्यों किए जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 155 में गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय वारंट अंडर
हिज हैंड एंड सील, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. Whether governors should hold office by virtue of election or appointment was the subject of debate in the Constituent Assembly. It opted for the appointment due to the following reasons. तो अगर उसके पास पॉपुलर मैंडेट होता गवर्नर के पास, तो गवर्नर हमेशा क्लेम करता एक अधिक रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी compared to the chief minister, which is incompatible with the parliamentary system established in the states. Moreover, popularly elected governors with authority to intervene in the everyday affairs of the states may breed instability due to possible conflict with the elected state government. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके विरुद्ध हो जाता और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती अगर दो लोग पॉपुलर मैंडेट के साथ आ जाते, एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर. तो एक इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में. बैलेंसिंग नेशनल एंड स्टेट इंटरेस्ट्स, अपॉइंटिंग गवर्नर aids in maintaining neutrality as he would work towards the interest of the state as well as the nation. It serves as a crucial link between center and the state governments, which is in line with the constitution provisions establishing a federal structure in India. तो फेडरलिज्म को मेंटेन रखने के लिए गवर्नर का पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वुड नॉट जस्ट वर्क फॉर द स्टेट बट फॉर द नेशन एज वेल, एंड इन दिस वे ही विल मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलिटी. ही वुड वर्क टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज वेल एज द नेशन. फिर अननेसेसरी फिजिकल बर्डन हो जाता फॉर इफ़ वी factor in the trouble and the expense associated with huge elections, especially considering the limited resources of the state. Then, including domain experts, the adoption of appointment method can also help to bring individuals with expertise in administration and public affairs into the government. तो चीफ मिनिस्टर के लिए तो ऐसा कोई वो नहीं होता है कि क्राइटेरिया कि इतना पढ़ा होना चाहिए, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, बट गवर्नर को करने के लिए ऐसी प्राथमिकताएं को फेवर किया जा सकता है जिससे कि एक काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन आए एडमिनिस्ट्रेशन में इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर और पब्लिक अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से समझे एक्सपर्ट नज़र से. मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन, द पॉपुलैरिटी ऑफ द गवर्नर ड्यू टू हिम बीइंग इलेक्टेड मे हैव एम्बोल्डेंड फिसिपैरस टेंडेंसीज. इसका मतलब क्या होता है फिसिपैरस टेंडेंसीज? अगर वो इलेक्ट हो गया था. India was still fragile at the time of independence. Elections for the governor were likely to promote provincial voices, not all of which may be fully reconciled to the idea of a united India. I think अलगाववादी tendencies होती हैं फिसिपैरस. तो अगर इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस was still fragile and elections अगर होते गवर्नर के, they were likely to promote provincial voices, not all of which may be fully reconciled to the idea of a united India. ठीक है. Therefore, the American model of direct election of governor was dropped, and the Canadian model, where the governor of province is appointed by the center, was accepted by in the Constituent Assembly. तो ये लास्ट में बहुत अच्छा है, अमेरिका को ठुकराया और कैनेडियन सिस्टम को अपना लिया. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें. तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. तो पहले तो बताएंगे कि कौन से प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी मैंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं स्पेशली सेंटर स्टेट रिलेशंस में और फंडामेंटल राइट्स में, ये बताएंगे. तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में मैंशनड हुआ है और किन कारणों से लगा सकता है प्रेसिडेंट when the security of India or a part of it is threatened by, ये explicitly mentioned है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोट करना पड़ेगा. कोई भी ऐसा थ्रेट हो जब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन जैसी सिचुएशन हो, तो in order to maintain the security of India, the president can call for an emergency under article 352. तो इसमें सेंटर स्टेट के रिलेशंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं. The federal structure of India becomes unitary in functioning. Legislature, the parliament, becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. एक ये change होता है. Although the legislative power of the state legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the parliament. The legislative power of the state legislature is not suspended. It becomes subject to the overriding power of the parliament. ठीक है. तो suspend क्या होता है? State Council of Ministers. ठीक है. लेजिस्लेटिव पावर नहीं सस्पेंड होती है, द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स सस्पेंड होते हैं, वो भी टेम्परली. नोटेबली, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन,
The president can issue ordinances on the state subjects also if the parliament is not in session. तो उस केस में president can issue ordinances in the wake of an emergency also for subject matters mentioned in the state subjects list if the union parliament is not in session. तो ये तो हो गई legislative बात. Executive भी बताएं तो the union government can direct the state to regarding the manner in which its executive power is to be exercised. Additionally, the center becomes entitled to give executive directions to a state on any matter. Any मतलब any matter. Center becomes entitled to give executive directions to a state on any matter. ठीक है. Financial की बात करें तो the president is empowered to modify the constitutional distribution of revenues between the union and states. This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finances from center to the states. Tick. Modify the constitutional distribution of revenues between the union and the states. इस लाइन को रट लो. Modify the constitutional distribution of revenues between the union and the states. The president can change that. ये तो हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन की बात. अब फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ता है? देखो, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19, क्योंकि 19 में बहुत सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं फॉर द सिटीजन्स. So, as per Article 358 of the Indian Constitution, 6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended when a proclamation of national emergency is made. However, as per the 44th Amendment Act, these rights can be suspended only in the case of proclamation of emergencies on the ground of war or external aggression. केवल जब वॉर या बाहरी खतरा होता है तब आर्टिकल 358 में ये बात वैलिड मानी जाएगी कि 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे. ठीक. ऑल्सो आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड व्हेन द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट. दूसरी बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स. Article 359 of the Constitution authorizes the President to suspend the right to move any court for the enforcement of remaining fundamental rights except under Articles 20 and 21. The rights themselves are not suspended, but only the right to seek remedy is suspended. Moreover, the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. तो देखो, ये भी बात समझने वाली है. 359 में ये लिखा है कि except Articles 20 and 21, ठीक, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी सभी अन्य फंडामेंटल राइट्स के लिए तुम कोर्ट नहीं जा पाओगे, बिकॉज द राइट टू एनफोर्स देम थ्रू अ जुडिशियल रेमेडी विल बी सस्पेंडेड. ठीक. द राइट themselves are not suspended, but only the right to seek remedy is suspended, and also for those fundamental rights which are except article 20 and 21. ठीक है. तो ये बात लिखी है 359 में. Moreover, the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. ठीक है. Thus, we can see that the emergency provision provide the president with sweeping powers to deal with abnormal and extraordinary situations. However, Minerva Mills case 1980, though not directly addressed rights during emergency, laid the foundation for a framework that restricts the extent to which the rights of citizens can be curtailed even during exceptional circumstances. तो मिनर्वा मिल्स केस का जिक्र यहाँ पे इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज दो नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. इस केस के जजमेंट में हालांकि डायरेक्टली एमरजेंसी के दौरान राइट्स पे क्या असर पड़ेगा ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट it is still laid the foundation for a framework that restricts the extent to which the rights of citizens can be curtailed in the wake of an emergency. तो ये मिनर्वा मिल्स को भी लिखना ज़रूरी हो जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा लेजिस्लेचर में क्या हो गया कि द पार्लियामेंट ने लॉज बना दिया स्टेट लिस्ट पे, ठीक है, और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट सस्पेंड होते हैं. तो legislative power of the state legislature actually gets overridden by the legislative power of the parliament. ठीक. Notably, while a proclamation of a national emergency is in operation, president can issue ordinances if the union parliament is not in session. और ये क्या था कि the center becomes entitled to give any executive direction और financial में modify the constitutional distribution of revenues between the union and states. फिर fundamental rights में हमने देखा था कि 358 में यह लिखा है कि आर्टिकल 19 के 6 फ्रीडम जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे इन द वेक ऑफ ए नेशनल एमरजेंसी, बट 44th अमेंडमेंट 1978 में बाद में स्पेसिफाई किया ओनली ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. 359 में यह लिखा है कि एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 वाली फंडामेंटल राइट्स, ऑल दी अदर फंडामेंटल राइट्स विल
नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, दैट इज़ कोई कोर्ट जाके एनफोर्स नहीं करवा सकता फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21 इन द वेक ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो हाँ, फिर ये बात लिखनी है कंक्लूजन में कि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में although did not directly address the change or the alterations caused in the wake of an emergency on the fundamental rights, but the case is still provided for a framework explaining the extent to which the rights of the citizens can be curtailed in such exceptional situations। ठीक है, फिर ये है question 1, why did India choose to adopt a parliamentary system after independence? तो इसमें देखो, the Constitution of India under Article 74 and 75 and 163 and 64 provides for a parliamentary system of government both at the center and the state levels respectively। ये बहुत शानदार इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, एक सेकंड पानी पी ला। तो ये जो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 at the union level and article 163 and 164 at the state level provide for a parliamentary system of government to be created in Indian polity। India adopted a parliamentary form of government after gaining independence from British rule for the reasons given below। क्योंकि हमारी एक फेमिलियरिटी थी इस सिस्टम से। द फेमिलियरिटी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एडेड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड वे बैक विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट वाला बोलते हैं ना, शायद यही तो है। पूछ लेते हैं एक बार, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यस, सो इट वॉज 1853 का चार्टर एक्ट introduced something resembling a mini parliament within the colonial governance structure in India, though with several severe limitations। ठीक है, तो वहाँ से हमारे ये पार्लियामेंट्री रूट्स निकल के आते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है फिर यहाँ पे कि द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड वे बैक इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस तरह से हमें थोड़ा फेमिलियरिटी थी सिस्टम से। फिर वाइडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट ऑफर्ड ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस, इंटरेस्ट्स एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट एंड बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया। चूँकि हमारा हेट्रोजेनस स्टेट्स और सोसाइटी वगैरह है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमें ऐसा व्यवस्था दे सकता था जिससे कि हम एक वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विद वेरियस interests, affiliations and regions can be given representation in the government to build a united India। पार्लियामेंट्री ही सिस्टम दे सकता था और कोई सिस्टम नहीं दे सकता था। फिर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि दैट इट रिजल्ट्स इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो और ये देखने को भी मिलता है प्रैक्टिस में, सच एज क्वेश्चन आर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, इम्पीचमेंट वगैरह। ठीक है, इन लेजिस्लेचर्स ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे क्वेश्चन आर हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। इन लेजिस्लेचर एक्ट एज अ टूल टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देन हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर which increases the probability of perpetual conflict. Since an infant democracy could not afford to take this risk, the parliamentary form of government was adopted as it seemed more conducive for the manifold development of the country. In a parliamentary system, the executive is part of the legislature, ensuring cooperation between both the organs. For example, Article 75 की बात करें अगर, it establishes the Council of Ministers with members drawn from the parliament. तो एक तरह से they are carrying this dual role. They are not only legislators, but they also form the part of executive. So there is some sort of harmonized connect between the legislature and the executive through the dual membership or the dual responsibility of the council of ministers, because they are not only the executive but they are also part of the legislature। ठीक, but अगर हम ये इसकी बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, there is very strict separation of power which increases the probability of a perpetual conflict between the legislature and executive. And since an infant democracy after independence could not afford to take this risk, the parliamentary form of government was adopted as it seemed more conducive for the manifold development of the country। और इसमें ये लिख सकते हैं harmony between the council, legislature and the executive
that is evident from the Council of Ministers assuming dual responsibility. For avoiding authoritarianism, the parliamentary system, with its emphasis on checks and balances, provides necessary safeguards against the concentration of power in the hands of single individual. For example, the judicial review is a feature of parliamentary system, acted as a critical safeguard against arbitrary or unconstitutional actions by the executive and the legislative branches. The parliamentary system in India was thus driven by the desire for democracy, stability, and more responsibility. The discussion related to parliamentary vis-a-vis presidential system was considered in detail by the Swaran Singh Committee in 1976, which opined that the parliamentary system has been doing well and hence there is no need to replace it with the presidential system. ठीक है, तो एक लास्ट चीज़ हमें चैट जीपीटी से पूछनी है कि क्या जुडिशल रिव्यू एक फ़ीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का. तो judicial review is not exclusive to either a parliamentary or presidential system. It is a constitutional feature that can exist in both systems. तो ये कैसे हम कह सकते हैं, यहाँ देखो लिखा है कि the parliamentary system with its emphasis on checks and balances provides necessary safeguards against the concentration of power in the hands of a single individual. अच्छा, so judicial review present. Okay, judicial review is not tied to whether a system is parliamentary or presidential. It is tied to whether the constitution provides for it or not. India's case, a strong independent judiciary, a well-developed judicial review doctrine, and a supreme constitution, not parliament, and a written constitution. So parliament is not supreme in India, the constitution is. Alright. Anyways, so ये इतना याद रख लो कि Swaran Singh Committee 1976 called for a democratic parliamentary system because it favors democracy rather than अथॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेंस का मॉक टेस्ट. एक पेपर हो गया, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स ईच. ठीक है, तो ये एक हो गया. अब अगले में हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. ठीक, ये तो पॉलिटी का हो गया.